कभी सोचा है कि 14 करोड़ से ज्यादा लोगों का हमारा देश इतनी विविधताओं के साथ एक साथ मिलकर कैसे चलता है? अच्छा, इसका जवाब एक किताब में छिपा है, और वो किताब है भारत का संविधान। ये सिर्फ एक रूल बुक नहीं है, ये हमारे देश की आत्मा है, उसकी धड़कन है। तो चलिए आज इसी को थोड़ा और करीब से जानने की कोशिश करते हैं। और जब हम इसे समझना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारी नज़र इस नंबर पर जाती है, 395। जी हाँ, हमारे संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स हैं। ये इसे दुनिया के सबसे लंबे लिखे हुए संविधानों में से एक बनाता है। इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितना गहरा और कितना विस्तृत है। तो इस विशाल दस्तावेज को आसानी से समझने के लिए हमने अपनी बातचीत को 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम इसका एक छोटा सा परिचय देखेंगे, फिर हम बात करेंगे नागरिकों के मौलिक अधिकारों की, उसके बाद हम सरकार की बनावट को समझेंगे, और आखिर में हम आपातकाल और संशोधन जैसे जरूरी प्रावधानों पर एक नजर डालेंगे। तो चलिए पहले खंड से ही शुरू करते हैं। इस हिस्से में हम ये देखेंगे कि आखिर हमारा संविधान बना कैसे और वक्त के साथ इसमें क्या क्या बदलाव आए हैं। कह सकते हैं कि ये हमारे देश का वो बुनियादी खाका है, वो ब्लूप्रिंट है जिस पर सब कुछ टिका है। अब देखिए, इस स्लाइड में एक बड़ी दिलचस्प बात है। मूल अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स आज भी 395 ही हैं। तो सवाल उठता है कि फिर संविधान में इतने बदलाव हुए कैसे? तो देखिए, बदलाव आया है अनुसूचियों में, जो 8 से बढ़कर 12 हो गई हैं। और जब भी कोई नया कानून जोड़ना होता है तो उसे मौजूदा अनुच्छेदों में ही क, ख या ए, बी लगाकर जोड़ दिया जाता है। ये दिखाता है कि हमारा संविधान कितना लचीला है। चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जो सीधे सीधे हम सबसे, हर भारतीय नागरिक से जुड़ा है, हमारे मौलिक अधिकार। ये वो गारंटियां हैं जो संविधान हमें देता है और जिन्हें हमसे कोई भी, यहां तक कि सरकार भी नहीं छीन सकती। हमारा संविधान हमें ये 6 मौलिक अधिकार देता है जो हमारे लोकतंत्र की असली नींव हैं। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि ये इस बात को पक्का करते हैं कि हर नागरिक को बराबरी, आज़ादी और सम्मान से जीने का हक मिले, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या लिंग का क्यों ना हो। स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 19 शायद सबसे जरूरी है। हम जो बोलते हैं, अपनी राय रखते हैं, कहीं भी शांति से जमा होते हैं या फिर देश के किसी भी कोने में जाकर बसने का फैसला करते हैं, ये सारी आज़ादी हमें इसी एक अनुच्छेद से मिलती है। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की आज़ादी का आधार है। तो एक बड़ा सवाल ये है कि अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हो तो फिर क्या होगा? यहीं पर अनुच्छेद 32 एक सुपर हीरो की तरह काम आता है। ये हर नागरिक को यह अधिकार देता है कि वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और कोर्ट रिट नाम का एक विशेष आदेश जारी करके इन अधिकारों को फिर से लागू करवाता है। इसी वजह से डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि देश को चलाने वाली मशीनरी यानी हमारी सरकार का ढांचा संविधान में कैसे तैयार किया गया है। ये वो इंजन है जो पूरे देश को चलाता है। ये स्लाइड हमारे संघीय ढांचे को बहुत अच्छे से दिखाती है। मतलब केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर लगभग एक जैसी ही व्यवस्था है। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद मिलकर देश चलाते हैं, ठीक वैसे ही राज्यों में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधानमंडल उस राज्य की सरकार चलाते हैं। अब बात करते हैं संसद की, जिसके 2 सदन हैं। एक है लोकसभा, जिसे लोगों का सदन भी कहते हैं, जहां सांसद सीधे जनता के वोटों से चुने जाते हैं। और दूसरा है राज्यसभा, यानी राज्यों की परिषद, जहां सदस्यों को राज्यों के विधायक चुनते हैं। और एक खास बात, राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। और अब हम अपनी बातचीत के अंतिम खंड पर पहुंच गए हैं। ये वो हिस्सा है जो दिखाता है कि हमारा संविधान एक जीवित दस्तावेज यानी एक लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों है। मतलब इसमें मुश्किल हालातों से निपटने और वक्त के साथ खुद को बदलने की कमाल की क्षमता है। तो एक सवाल मन में आता है कि जब देश पर कोई बहुत बड़ा संकट आ जाए, कोई इमरजेंसी लग जाए, तब क्या होता है? उस दौरान ये पूरी व्यवस्था काम कैसे करती है? संविधान में 3 तरह के आपातकाल की व्यवस्था है। पहला है अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, जो युद्ध या बाहरी आक्रमण जैसी स्थिति में लगता है। दूसरा है अनुच्छेद 356, जब किसी राज्य की सरकार संविधान के हिसाब से काम न कर पाए तो वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और तीसरा है अनुच्छेद 360 यानी वित्तीय आपातकाल, जो देश में बहुत बड़े आर्थिक संकट के समय लगाया जा सकता है। और ये है संविधान की सबसे बड़ी ताकत, अनुच्छेद 368। ये संसद को ये शक्ति देता है कि वो समय और समाज की बदलती जरूरतों के हिसाब से संविधान में बदलाव कर सकें, कुछ नया जोड़ सकें या पुराना हटा सकें। और सच कहूं तो इसी वजह से 1950 में बना यह संविधान आज भी उतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि ये खुद को वक्त के साथ ढाल सकता है। तो इस पूरी बातचीत के बाद आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि संविधान का कौन सा प्रावधान सबसे ज्यादा जरूरी है? क्या वो नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकार हैं, या फिर देश को चलाने वाला सरकार का मजबूत ढांचा, या फिर समय के साथ बदलने की इसकी अपनी क्षमता?
इस पर सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि जवाब चाहे कुछ भी हो, ये तीनों ही चीजें मिलकर हमारे महान लोकतंत्र को बनाती हैं।